Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic of our lecture is black hole. As we have already discussed about supernova, neutron star, and some other cosmological objects. So after discussion of those objects, we are now able to understand about the black hole. So what is black hole? ब्लैक होल की डिटेल जो है उसमें जाने से पहले यूनिवर्सल एलिमेंटल फॉर्मेशन, ये एक इसको पेक्टोरियल फॉर्म में आप लोग देख रहे हो, तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं आगे बाकी चीज़ों की तरफ। तो अगर आप लोग देखें तो ये जो स्टेलर नेबुला है, नेबुला असल में आप याद रखिएगा, नेबुला जो है ये जॉइंट ऑफ डस्ट एंड गैसेस है इन स्पेस, और जो आते कहाँ से हैं, सुपरनोवा और डाइंग स्टार के नतीजे में हमें मिलते हैं। तो ये नेबुला असल में कुछ भी नहीं है, ये डस्ट और गैसेस का ये कलेक्शन है, जो सुपरनोवा या फिर आप समझ लें डाइंग स्टार के, जब वो स्टार खत्म हो रहे होते हैं, उनके न्यूक्लियर फ्यूल खत्म होने के नतीजे में वो खत्म हो रहे होते हैं, या सुपरनोवा होता है या और एक्सप्लोजन होते हैं, तो उसके नतीजे में ये गैसेस का डस्ट बनता है, मटेरियल का डस्ट बनता है। तो ये इसको हम नेबुला कहते हैं। लेकिन अगर स्टार्स का यही डस्ट और गैसेस स्टार से आ रही हैं, तो स्टार के टकराने से या उनके एक्सप्लोजन से या उनके सुपरनोवा से बन रही हैं, तो हम इन्हें स्टेलर नेबुला कहेंगे। तो स्टार्ट जो है, आप ये समझ लें कि जब बिग बैंग हुआ था, तो उस वक्त भी शुरू में वो नेबुला नेबुला बहुत सारे नेबुलास बने थे। और अगर हम स्टेलर नेबुला से स्टार्ट लें, तो स्टेलर नेबुला जो है उसमें से अगर स्टार डाइंग कर रहे होते हैं तो नए बनते भी हैं। तो आप ये समझ लें कि अगर उससे लो लो मैस स्टार बने या मैसिव स्टार बने, यानी हाई मैस स्टार बने, तो फिर ये दो केसेस में क्या होगा। अगर हम एवरेज या लो मैस स्टार की बात करें, तो उसके नतीजे में वो स्टार जब तक उसकी एज है, जब तक उसकी लाइफ है, वो रहेगा। और आफ्टर दैट जब वो बिफोर डाइंग स्टार वो रेड जायंट में चेंज हो जाएगा। और आपको पता है रेड जायंट या सुपर रेड जायंट ये स्टार्स के डाई होने की आखिरी स्टेज है, यानी जब वो खत्म हो रहे होते हैं तो आखिरी स्टेज पे वो इस फॉर्म में आते हैं, रेड जॉइंट फॉर्म में। तो अगर एवरेज स्टार है तो उसके नतीजे में रेड जॉइंट बनेगा, लेकिन अगर मैसिव स्टार है तो उसके नतीजे में सुपर रेड जॉइंट होगा। लेकिन यानी जब एक स्टार अपनी लाइफ को, अगर एक मैसिव स्टार अपनी लाइफ को पूरा कर रहा है, तो एट द एंड ऑफ लाइफ वो बन जाएगा सुपर रेड जॉइंट। और अगर एवरेज मैस स्टार है, तो वो अपनी लाइफ के एंड पर रेड जायंट बनेगा। रेड जायंट जो है उसके वो जब खत्म होता है, तो उसके नतीजे में आप ये समझ लें कि अगेन वो डस्ट और गैसेस जो है ना वो प्रोड्यूस होती हैं, यानी एक्सप्लोजन होगा, एक स्टार खत्म होगा, तो उसके खत्म उसकी आउटर सरफेस जो है जब ब्लो ऑफ होगी, तो उसके नतीजे में फिर नेबुला बनेगा। बट दैट नेबुला इज नॉट स्टेलर नेबुला, क्योंकि स्टेलर से स्टार्स बनते हैं, और एक स्टार के टूटने से जो नेबुला होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता, बल्कि छोटा होगा, स्पेशली अगर एक एवरेज स्टार जो है वो खत्म हो रहा है, तो वो उसका प्लानिटरी, यानी प्लानिटरी जो नेबुला है, उसके नतीजे में वाइट डॉफ बनेगा। वाइट डॉफ ये भी स्टार्स की एक टाइप है, जो जिसके नतीजे में अभी हम डिटेल में जाते हैं, लेकिन ये स्टार की एक टाइप समझ लें। सुपर रेड जॉइंट जब खत्म होता है यानी मैसिव स्टार के एंड पर सुपर रेड जॉइंट, और सुपर रेड जॉइंट खत्म होता है, तो उसके नतीजे में चूंकि ये स्टार मैसिव थे, एक्सप्लोजन फिर भी होगा, लेकिन ये एक्सप्लोजन छोटा नहीं होगा, प्लानिटरी नहीं होगा, बल्कि सुपरनोवा होगा। और सुपरनोवा के नतीजे में पॉसिबिलिटी है या तो न्यूट्रॉन स्टार बने या फिर ब्लैक होल। तो ये सुपरनोवा के नतीजे में हमें स्टार या ब्लैक होल मिलते हैं। तो इस तरह फॉर्मेशन होती है ये इन चीज़ों की, यानी आपको ये देखें ना आप, डॉफ वाइट डॉफ, न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल, ये उन्हीं एक्सप्लोजन के जॉइंट स्टार्स के स्टार के ख़त्म होने पर जो एक्सप्लोजन हो रहे होते हैं,
उनके नतीजे में ये चीज़ें बनती हैं। अगर हम डॉफ की बात करें, डॉफ या डॉफ स्टार की, जैसे हमने पीछे देखा, तो ये वो स्टार्स की एक टाइप है, मैंने बताया आपको। लेकिन ये स्टार जो हैं, ये एवरेज या लो ल्यूमिनोसिटी इनकी होती है, लो मैस होता है, एवरेज या लो मैस, और एवरेज या लो साइज होता है, यानी छोटे साइज के, कम मैस और कम लिमिनोसिटी, इसको हम कहेंगे डॉफ स्टार। डॉफ स्टार हमारा जो लेक्चर है वो इस पर बेस नहीं करता, बट यू मस्ट नो समथिंग अबाउट डॉफ स्टार। तो उसके लिए हम थोड़ी सी बात करेंगे। डॉफ स्टार मुख्तलिफ टाइप के हैं, जैसे वाइट डॉफ, रेड डॉफ, येलो डॉफ, डिफरेंट हैं। और ये जो रेंज है डॉफ की, यानी कलर के की वजह से बनती है, ब्लू डॉफ, रेड डॉफ, वाइट डॉफ, ब्लू डॉफ, येलो डॉफ, ये इनके कलर्स की जो रेंज है या इनकी टाइप्स जो बनती हैं, वो असल में इनके टेम्परेचर की वजह से बनती हैं। जैसे जैसे इनका टेम्परेचर होता है, मतलब अगर आप ये समझ लें कि स्टार जो है उनका टेम्परेचर हाइट लो की बात करें, तो कंपैरेटिवली ज़्यादा टेम्परेचर वाले ब्लू डॉफ, तो इस तरह लो टेम्परेचर वाले जो हैं वो रेड की तरफ जाते हैं। तो ये इस तरह इनके टेम्परेचर रेंज की वजह से, टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से इनकी टाइप मुख्तलिफ होती हैं। हम चूंकि हमारा कंसर्न ज़्यादा वाइट डॉफ से है, तो वाइट डॉफ की अगर हम बात करें, तो वाइट डॉफ जो है ये लो मैस स्टार वही जब कोलैप्स होंगे तो उसके नतीजे में बनेगा। लेकिन इसका तकरीबन बनना न्यूट्रॉन स्टार की वजह से, आप ये समझ लेना कि अगर एक स्टार जिसका मैस या साइज जो है अप्रोक्सीमेटली मैस सन के 10 टाइम सन के इक्वल है, और उसकी आउटर सरफेस ब्लो ऑफ हो जाए, तो अंदर से न्यूट्रॉन स्टार नहीं बनता बल्कि वाइट स्टार बनता है। न्यूट्रॉन स्टार भी बन सकता है अगर अंदर वाली सरफेस कंप्रेस होगी और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन करेंगे, तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। लेकिन अगर अंदर की सरफेस जो है वो उसमें से इलेक्ट्रॉन भी साथ ही इजेक्ट हो जाए, तो बाकी जो आयोनाइज्ड यानी या प्लाज्मा टाइप जो चीज़ रह जाएगी, वो उसको हम कहेंगे ये वाइट डॉफ है। लेकिन वाइट डॉफ और न्यूट्रॉन स्टार में मेन डिफरेंस ये है कि न्यूट्रॉन स्टार में सारा मटेरियल जो है, मैटर जो है वो न्यूट्रॉन का होता है, जबकि वाइट डॉफ में न्यूट्रॉन्स नहीं होते बल्कि ज़्यादा प्लाज्मा होता है, लेकिन कंप्रेस्ड दोनों ही होते हैं। और न्यूट्रॉन स्टार जो है वो ज़्यादा कंप्रेस होता है, ज़्यादा बड़े साइज का होता है, उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो हम इस हिसाब से इनका डिफरेंस हम दे सकते हैं। लेकिन यह है कि अगर 10 टाइम्स सोलर मैस अगर एक वाइट डॉफ में कन्वर्ट होता है, तो वो तकरीबन 1.44 सोलर मैस टाइम्स सोलर मैस रह जाता है। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन स्टार की, एंड यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट न्यूट्रॉन स्टार, सो इसकी ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाते, लेकिन हमें ये तो पता है कि जब मैसिव स्टार जो है वो अपनी लाइफ फ्यूल को, उसका न्यूक्लियर फ्यूल ख़त्म हो जाता है, अपनी लाइफ के एंड पे जाता है, तो कोलैप्स होता है। और उसके नतीजे में जो कोर वाला रीजन होता है, जो कोर, वो ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है, और उसके कंप्रेस होने से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मर्ज होकर न्यूट्रॉन बनाते हैं। और ये न्यूट्रॉन्स का जो मैस होता है वो तकरीबन 1 to 3 टाइम सोलर मैस होता है। और आप ये देख लें कि ये यही जो न्यूट्रॉन स्टार, ये नया स्टार बनेगा, इसको हम न्यूट्रॉन स्टार कहेंगे। इसकी डिटेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में जा चुके हैं। यानी आप ये देख लें कि ये अगर हमारे पास सुपर रेड जायंट है, सुपर रेड जायंट, आप ये समझ लें वही जो जब स्टार, मैसिव स्टार अपनी लाइफ के एंड पे होता है, तो उसे हम सुपर रेड जायंट कहते हैं। और सुपर रेड जायंट की आउटर सरफेस ब्लो ऑफ होगी, और अंदर से ये न्यूट्रॉन स्टार वही अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कंप्रेस होकर ये कंप्रेस्ड मैस बना देंगे, और ये न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। तो ये आपको थोड़ा सा बताना था, रिकॉल करवाना था अबाउट न्यूट्रॉन स्टार एंड वाइट डॉफ। अब हम ब्लैक होल की तरफ आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में बहुत थोड़ा मैंने पहले बताया था, लेकिन आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर हम ब्लैक होल की बात करें, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, वो हम यही कहते हैं कि ऐसा ब्लैक होल वो ऑब्जेक्ट है, ऐसा कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट जिसका जो इतना डेंसर होता है कि उसमें से लाइट भी एस्केप उसकी सरफेस से नहीं निकल सकती, या जिसकी एस्केप वेलोसिटी लाइट स्पीड ऑफ लाइट से या उससे ज़्यादा हो, तो उसे हम कहते हैं ब्लैक होल। लेकिन इसकी बहुत सारी चीज़ें ज़हन में आती हैं। एक तो ये यहाँ पर कि लाइट जो है वो स्पीड ऑफ, अगर किसी बॉडी की स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट, एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होगी, तो हम उस ऑब्जेक्ट या बॉडी को कहेंगे दैट इज़ ब्लैक होल।
लेकिन एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है उससे ज़्यादा स्पीड हो नहीं सकती। तो क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट को भी अपनी तरफ खींच लेता है। यानी ये फोटोन वो जो फोटॉन्स हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं, चूंकि यहाँ पर ब्लैक होल में ब्लैक होल की एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा है, सो ये लाइट को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और इसका मतलब ये है कि चूंकि किसी बॉडी की स्पीड जो स्पीड ऑफ लाइट से नहीं बढ़ सकती, इसका मतलब है कोई भी बॉडी, कोई भी चीज़ जो है वो ब्लैक होल से निकल नहीं सकती जो एक दफ़ा उसमें चली जाए। तो फिर ब्लैक होल की इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन जो है, इवन इट अट्रैक्ट द फोटॉन्स ऑफ लाइट। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह इसकी ज़्यादा इसकी मैक्सिमम डेंसिटी है, इन्फिनिट जो इसकी डेंसिटी है और मैस है, वो उस वजह से ये यानी बाकी बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और इवन लाइट को भी, फोटोन ऑफ लाइट को भी। तो अगर हम यानी आप ये समझ लें कि इसमें बहुत ज़्यादा मैच जब वो स्क्वीज होकर बहुत थोड़ी जगह पर बहुत ज़्यादा स्क्वीज होकर अपने आप को उसने कंप्रेस किया होता है। यानी आप ये समझ लें कि न्यूट्रॉन स्टार से भी अगली स्टेज जो अगर ज़्यादा मैस कंप्रेस हो जाए तो वो ब्लैक होल बन जाएगा। तो इसकी ब्लैक होल की वैसे तो टाइप अगर देखा जाए तो वो मिनिएचर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल, स्टेलर ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक। लेकिन ये साइंटिस्ट इसको वैसे हम डिवाइड करना चाहें तो इसके मैस और इसकी जो साइज है उसकी वजह से हम इसके बहुत सारी टाइप्स बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादा साइंटिस्ट जो हैं वो ज़्यादातर दो दो इसकी मेन टाइप पर फोकस करते हैं, या आप समझिए एग्रीड है। और उसमें पहली टाइप है स्टेलर ब्लैक होल और दूसरी सुपर मैसिव ब्लैक होल। स्टेलर ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल, अभी हम इसकी डिटेल देखते हैं। लेकिन स्टेलर जो अब अगर हम देखें तो ब्लैक होल जो है ये ब्लैक होल, चूंकि ये सारे का सारा ब्लैक है, तो फिर साइंटिस्ट इसे ऑब्जर्व कैसे करते हैं, इसे देखते कैसे हैं, इसके बारे में कैसे प्रडिक्शन करते हैं? तो क्या वजह है? ब्लैक होल में तो कुछ नजर नहीं आता, फिर ये कैसे चीजों का पता चलता है? तो असल में एस्ट्रोनॉमर इसके इफेक्ट से पता चलाते हैं कि यहाँ ब्लैक होल है। ब्लैक होल के जो इफेक्ट्स हैं, उन इफेक्ट्स में याद रखना, उनमें मटेरियल नंबर पहला ये है कि मटेरियल गेटिंग पुल्ड इनटू द ब्लैक होल। दूसरा, एक्रेशन डिस्क फॉर्मिंग अराउंड द ब्लैक होल। और स्टार ऑर्बिटिंग इवन मैसिव स्टार ऑर्बिटिंग अराउंड द ब्लैक होल। तो इन तीन चार चीजों से हमें पता चल जाता है कि ये ब्लैक होल है। इसके फैक्ट से पता चलता है। अदरवाइज ब्लैक होल तो चूंकि ब्लैक है तो ये तो नजर ही नहीं आएगा। लेकिन इसके इफेक्ट से पता चलेगा। और इफेक्ट्स यही तीन है। कौन कौन से? कि अगर मटेरियल जो है वो खींचे जा रहे हैं किसी तरफ, चीजें खींची जा रही हैं, कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट खींचे जा रहे हैं, तो समझे यहाँ ब्लैक होल है। या फिर अगर एक्रेशन डिस्क बन जाती है, ये एक्रेशन डिस्क जब जब ऑब्जेक्ट ब्लैक होल की तरफ खींचे जा रहे होते हैं तो वो सीधा उसमें नहीं जाएंगे, बल्कि ऑर्बिटिंग के नतीजे में पहले करीब जाते हुए घूमेंगे और घूमते हुए उसके अंदर चले जाएंगे। तो ये जब ऑर्बिट कर रहे होते हैं तो ऑर्बिटिंग के नतीजे में डिस्क सी बन जाती है, जिसे हम कहते हैं एक्रेशन डिस्क। ये आप लोग अगर देखें इस फिगर में तो ये एक्रेशन डिस्क नजर आ रही है। ये ब्लैक होल है और इसके सराउंडिंग में एक्रेशन डिस्क है। तो इस डिस्क से पता चलता है कि यहाँ पर ब्लैक होल है। अगर आप इस फिगर में भी देखें तो आपको ब्लैक होल नजर, इसके सराउंडिंग में आपको एक्रेशन डिस्क जो है बनी हुई नजर आ रही है। स्टार्स इसकी तरफ जाते हुए महसूस हो रहे हैं और ये ऑर्बिटिंग करेंगे और इसके अंदर गिर जाएंगे। तो ये जिस हिस्से में ये इसके गिर्द घूमना शुरू करते हैं वो एक्रेशन, वो सारा हिस्सा जो उसको एक्रेशन डिस्क कहेंगे। अगर आप लोग इस थर्ड फिगर में देखें तो ये वही जो स्पेस टाइम आप कह लें स्पेस टाइम रबर शीट है, जिसे हम ये कहते हैं कि ये सारी जो यूनिवर्स है वो जस्ट लाइक अ स्पेस टाइम रबर शीट है। तो स्पेस टाइम उसमें देखें अगर, तो ये अगर कोई भी मैसिव स्टार जो है या कोई मैसिव बॉडी अगर उसमें पड़ी है, तो अगर उसका साइज इतना ज़्यादा होगा तो ये बहुत कम अंदर को कर्व इस बनाएगी कर्वेचर। लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका कर्वेचर जो है वो भी ज़्यादा होता है। और सॉरी, जब जैसे जैसे ये चीज़ डेंसर होती जाएगी,
डेंसर होती जाएगी तो वैसे वैसे, और साइज डेंसर होती जाएगी, स्क्वीज होती जाएगी और उसका साइज कम होता जाएगा, और उतना ही मैस थोड़ी जगह पर आएगा, तो ये कर्व ज्यादा होता जाएगा। और इसके नतीजे में अगर बहुत कम होता होता इन्फिनिटली स्मॉल बन जाए साइज, या फिर आप समझ लें कि इन्फिनिटली लार्ज डेंसिटी हो जाए, तो उसके नतीजे में ये जो कर्वेचर है ये बहुत ज़्यादा स्पेस टाइम में आ जाता है। तो अगर ऐसा हो तो ये ब्लैक होल, जिस अगर इतना ज़्यादा कर्वेचर बन जाए तो इसके नतीजे में वही जो ऑब्जेक्ट था वो ब्लैक होल बन जाएगा। अगर हम ब्लैक होल के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या कुछ है इसमें। तो अगर इसमें देखो, सबसे पहले इवेंट हॉरिजन है। इवेंट हॉरिजन असल में दो ही चीज़ें इसमें, सिंगुलैरिटी है और इवेंट हॉरिजन है। इवेंट हॉरिजन ये वो बाउंड्री है जो ब्लैक होल के सराउंडिंग में है। असल में ये इवेंट हॉरिजन एग्जैक्टली ब्लैक होल के गिर्द सराउंडिंग बाउंड्री नहीं है, बल्कि इवेंट हॉरिजन ये उस एक्रेशन डिस्क की बाउंड्री है। यानी जहां से बॉडीज जो हैं वो अट्रैक्ट होती हैं टुवर्ड द ब्लैक होल, और वो जो एक्रेशन डिस्क बन रही होती है उस डिस्क की बाउंड्री को हम कहेंगे इवेंट हॉरिजन। और इवेंट हॉरिजन के बाद जो है एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट को अटेन कर लेती है, और फिर तेजी से बॉडी जो इस इवेंट हॉरिजन को क्रॉस करती है, उसके नतीजे में आप ये समझ लें कि उसके नतीजे में वो क्रॉस करती है तो वो उसकी स्पीड जो है एस्केप स्पीड से बढ़ती जाएगी, एस्केप वेलोसिटी से, एस्केप वेलोसिटी ऑफ लाइट से बढ़ती जाएगी, और वो सेंटर की तरफ मूव करती हुई ब्लैक होल में पहुंच जाएगी, और उस ब्लैक होल को हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। तो ब्लैक होल की कॉम्पोजिशन असल में यही है। यानी इवेंट हॉरिजन आप ये समझ लें कि यानी ये वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। यानी अगर कोई भी ये कोई फिजिकल सरफेस नहीं है, ये कोई डेफिनेट सरफेस नहीं है, बल्कि आप ये समझ लें कि जहाँ से बॉडीज स्पीड ऑफ लाइट, जहाँ से लाइट, इवन लाइट भी बेंड कर जाए, तो हम उस बाउंड्री को कहेंगे दैट इज द इवेंट हॉरिजन। आप, और इवेंट हॉरिजन के बाद वाला जो एरिया है वो सारे का सारा एक्रेशन डिस्क है, और सेंटर जो है वो ब्लैक होल है, और उस सेंटर को हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। तो टोटल जो इसका इसकी अगर कॉम्पोजिशन की बात करें या स्ट्रक्चर की बात करें, तो ब्लैक होल जो है वो इवेंट हॉरिजन से स्टार्ट होता है, सिंगुलैरिटी तक जाता है। सिंगुलैरिटी वो सेंट्रल पॉइंट है, और ये एक्रेशन डिस्क का जो रेडियस है, यानी ब्लैक होल से और इवेंट हॉरिजन तक जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस या इस रेडियस को हम कहते हैं श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस, ये श्वार्ज़चाइल्ड, इसकी इसके बारे में भी हम डिटेल से आगे देखते हैं। श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस क्या है? श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस असल में ये वही रेडियस है जो एक्रेडिशन डिस्क का रेडियस है, और ये इवेंट हॉरिजन से ब्लैक होल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। और ये श्वार्ज़चाइल्ड ने इस रेडियस को डिटरमिन किया था, कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने 1916 में। और इसने इसकी बहुत आसान है डेरिवेशन। यानी आप ये समझ लें, मैं थोड़ा सा पहले बताता हूँ फिर इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप ये समझ लें कि इवेंट हॉरिजन के बाद के साथ ही स्टार्ट होता है श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस, और ये एंड होता है ब्लैक होल पर। तो हम फिर कह सकते हैं कि श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस जो है वो रेडियस उस एक्रेशन डिस्क का रेडियस है, और जहां पर स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा एस्केप वेलोसिटी होती है, उस स्टार्ट होती है जहां पर, उसको हम वहां से ही श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस जो है वो स्टार्ट होता है। यानी आप लोग जरा इसको फिर समझें, इसको देखेंगे आप फिर कि यहाँ पर ये ये इवेंट हॉरिजन है, और इस इवेंट हॉरिजन के फौरन बाद इवेंट हॉरिजन पर जो इस इवेंट हॉरिजन ये वो बाउंड्री है जहां से ब्लैक होल स्टार्ट हो रहा है। और इवेंट हॉरिजन से पर जो इवेंट हॉरिजन पर जो बॉडीज की एस्केप वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल है। और इसके फौरन बाद जैसे जैसे अंदर की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट से एस्केप वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, और ये ब्लैक होल पर मैक्सिमम होती है। लिहाजा इवन लाइट तक अगर इसमें से गुजरती है इसके करीब से, तो वो भी बेंड हो जाएगी और ब्लैक होल की तरफ जाएगी। तो आप ये देख लें, इस रेडियस की अगर हम देखें वो इक्वेशन, तो आपने पीछे देखी कि श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस इज इक्वल टू 2gm/c²।
और आप लोग इस फार्मूले को देखकर आपके माइंड में कोई आ रहा होगा कि आपने ये फार्मूला पहले भी जैसे पढ़ा है। आपको पता है आपने पिछली क्लासेस में स्केप वेलोसिटी फाइंड करने का ये फार्मूला पढ़ा होगा कि स्केप वेलोसिटी होता है 2gm और r का स्क्वायर रूट, और अगर वहां से हम r की वैल्यू फाइंड करें तो ये आएगा 2gm ओवर c ओवर v स्क्वायर स्केप वेलोसिटी। और अगर v को हम c से चेंज कर दें, क्योंकि हमने वो इवेंट हॉरिजन का डिस्टेंस देखना है फ्रॉम ब्लैक होल, तो क्योंकि वहां से के बाद स्टार्ट होता है ब्लैक होल, सो हम उस रेडियस की जहाँ रेडियस मैक्सिमम होता है यानी इवेंट हॉरिजन पर, वहां पर जो वी है स्पीड है उसको स्पीड ऑफ लाइट से रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास और इसको रीअरेंज करें इस फॉर्मूले को, तो ये आ जाएगा 2gm ओवर c स्क्वायर। शायद आप इस बात को समझें, फिर समझ लें कि v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gm ओवर r ये है। और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो फिर आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm ओवर r, और अगर r को इधर ले जाए v स्क्वायर को नीचे, तो ये फिर फॉर्मूला बन जाएगा r इज इक्वल टू 2gm ओवर v स्क्वायर। लेकिन अगर हम वेलोसिटी को स्पीड ऑफ लाइट से रिप्लेस कर दें इसके वेलोसिटी को, तो ये बन जाएगा rs, यही श्वार्ज़फील्ड रेडियस बन जाएगा, और दैट इज इक्वल टू rs इज इक्वल टू 2gm ओवर c स्क्वायर। और ये श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस है, और ये इसका फार्मूला यहाँ पर आर एस इज द श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस, और जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको पता है इसकी वैल्यू का, और एम जो है ये मैस है किसी भी बॉडी का। सिर्फ आप किसी भी बॉडी को अगर आप लोग समझे उसे आप कन्वर्ट करना चाहें कि वो अगर ब्लैक होल में जाए तो उसका कितना रेडियस होगा, साइज कितना होगा, तो उसको हम वो फाइंड कर सकते हैं। ये उस बॉडी का मैस है, और अगर हम इसको कैलकुलेट आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मसलन अगर आप ह्यूमन बीइंग के लिए, किसी आदमी के लिए जिसका वेट एवरेज वेट 60 ऑलमोस्ट 60 केजी है, 60 टू 70 केजी, तो उसके लिए ये 10⁻⁻23 सेंटीमीटर आता है। और देखें ये साइज जो है ये एटम के साइज से भी कम है। इसका मतलब है अगर एक आदमी जो है वो ब्लैक होल में कन्वर्ट करें उसके मैस को, तो वो उसका जो साइज होगा वो एटम से भी कम होगा। इतना अगर आप स्क्वीज कर सकते हैं तो एक आदमी भी ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन ये चूंकि मैस बहुत कम होगा, सो ये इसको हम ये ब्लैक होल नहीं बनेगा। ब्लैक होल के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो साइज है वो 8 to 10 टाइम्स सन की इक्वल हो मैस, तो फिर वो कन्वर्ट होता है। मतलब अगर सन को अगर देखें तो अगर इसे ब्लैक होल में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 3 किलोमीटर्स बनेगा। अब एक आदमी जो है वो उसको स्टार्स को तो नहीं खींच सकता, अगर चाहे वो जितना भी छोटे साइज में चला जाए। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये साइज बनेगा नहीं बनेगा ब्लैक होल। ब्लैक होल जो है वो अगर स्टार्स का साइज जो है वो 8 to 10 टाइम्स दैट ऑफ सन हो, तो फिर वो कन्वर्ट होगा ब्लैक होल में। तो सन को एनी हो अगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ का अगर ब्लैक होल में कन्वर्ट होती है तो उसका साइज कितना बनेगा, और सूरज को अगर ब्लैक होल में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 3 किलोमीटर्स इसका साइज बनेगा। तो ये वो फिर उसकी फोटो है कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड की, जिसने ये रेडियस डिटर्मिन किया था। और देखें ये छोटी सी अगर छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर जहन में आ जाए तो बड़ी आसानी से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें हमारे पास स्केप वेलोसिटी का फार्मूला था, बट he was a person who took the idea from escape velocity formula and changed and calculate the Schwarzschild radius। तो इस फिगर को अगर आप देखें तो ये सारे मैस इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे जैसे वो पिछली फिगर मैंने आपको दिखाया था। ये स्पेस टाइम जो है वो उसमें अगर हम देखें तो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्क्वीज होता जा रहा है तो ब्लैक होल की तरफ जाता है, यानी सिंगुलैरिटी की तरफ। और अगर हम सिंगुलैरिटी को देखें एक्सपेंड करें तो बिग बैंग इसी तरह ही हुआ था, और उसको हम कहेंगे वाइट होल। यानी अगर मैस स्क्वीज होकर इकट्ठे होकर मिल रहे हैं और छोटा पॉइंट सिंगुलैरिटी बन रहा है तो ब्लैक होल बनेगा। लेकिन ब्लैक होल अगर एक्सपैंड होता है बिग बैंग होता है दैट इज वाइट होल। यानी वही एक तरफ से वो ब्लैक होल बन रहा है, दूसरी तरफ से अगर बिग बैंग होता है तो वही वाइट होल है। एनी हो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे अपने तौर पे खुद। ये है पहला, कैलकुलेट द श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस इन सेंटीमीटर फॉर अ ब्लैक होल with the mass of an average human being
विद मैस ऑफ 60 kg, तो तकरीबन इसका आंसर जो है वो 10⁻23 सेंटीमीटर के राउंड अबाउट आएगा, लेकिन आप कैलकुलेट खुद करेंगे। और इसी तरह दूसरा प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द श्वार्ज़चिल्ड रेडियस इन किलोमीटर्स फॉर इंटायर मिल्की वे विद मैस ऑफ 250 बिलियन ऑफ सन। यानी देखें आप, इसका मैथ जो है पूरी गैलेक्सी को अगर हम मिल्की में कन्वर्ट करें तो किलोमीटर्स में कितना उसका रेडियस होगा, जबकि 250 बिलियंस ऑफ सन वो गैलेक्सी है जिसकी हम मिल्की वे की बात कर रहे हैं। और अगर ब्लैक होल, इफ द ब्लैक होल विद मैस ऑफ सन हैज, अगर सूरज का 2.93 यानी तकरीबन 3 किलोमीटर है, तो 2.93 किलोमीटर अगर सूरज का रेडियस हो, सन का रेडियस हो, तो फिर 250 बिलियन ब्लैक सन जो हैं ये कितने साइज का ब्लैक होल बनाएंगे। तो आप लोगों ने ये कैलकुलेट करना है खुद। ब्लैक होल की जो दो मेन टाइप हैं, स्टेलर ब्लैक होल और सुपर मैसिव ब्लैक होल, हम इसको देखते हैं। स्टेलर ब्लैक होल जो है, इसमें जो स्टेलर ब्लैक होल में स्टार्स हैं वो 5 to 20 टाइम्स दैट ऑफ सन है, यानी मिनिमम 5 हैं। तो ये आप असल में ये जो काउंटिंग होती है, जो कैलकुलेशन होती है, ये एग्जैक्ट नहीं होती क्योंकि हर स्टार का मैस डिफरेंट है। एनी हो, हम अगर ब्लैक होल, छोटे से छोटे ब्लैक होल की बात करें तो यहाँ से पता चल रहा है कि स्टेलर ब्लैक होल जो है वो 5 टाइम्स ऑफ सन से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये मैक्सिमम 20 टाइम्स ऑफ सन जाता है। तो एक बात तो ये, इसको हम, ये स्टेलर ब्लैक होल, और स्टेलर ब्लैक होल जो है ये बनता है जब जायंट डाइंग स्टार कोलैप्स होते हैं, वही रेड जायंट, सुपर रेड जायंट स्टार जो है जब कोलैप्स होंगे तो उसके नतीजे में जो पीछे मटेरियल रह जाएगा और उसकी ग्रेविटेशनल पुल जो है वो भी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो स्पीड ऑफ लाइट को इवन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो ब्लैक होल बनेगा। और ये जो स्टेलर ब्लैक होल हैं ये आप ये समझ लें कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसमें बहुत सारे स्टेलर ब्लैक होल्स हैं, क्योंकि आप देखो मिल्की वे गैलेक्सी में या किसी भी गैलेक्सी में मिलियंस बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। तो ये 10 से 20 सूरज जैसे अगर 10-20 मिल जाएं तो ये तो हज़ारों लाखों बन सकते हैं। सो ये इस मिल्की वे गैलेक्सी में, इवन मिल्की वे गैलेक्सी में ये बहुत सारे ये स्टेलर ब्लैक होल मौजूद हैं। अगर हम सुपर मैसिव ब्लैक होल की बात करें तो इसमें मिलियन टू बिलियन टाइम्स ऑफ सन जो है स्टार आपस में मिलते हैं, जिसके नतीजे में मैस मिलते हैं और सुपर मैसिव ब्लैक होल बनते हैं। और लार्जेस्ट ब्लैक होल, ये सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है ये सबसे बड़ा ब्लैक होल है, लेकिन मसला ये साइंटिस्ट जो है ये अभी तक बहुत सारी रिसर्च इसमें बाकी है और साइंटिस्ट कोशिश में है कि कैसे ये सुपर मैसिव ब्लैक होल बनते हैं। और फिर सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है ये आमतौर पर हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ही होता है। इवन हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी जो है इसमें भी सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है। तो ये ब्लैक होल जो है ये इनका ये इतना, ये हर गैलेक्सी के सेंटर में इसका मौजूद होना, ये एक जो है ना ये हमारे हमारे लिए ये एक बड़ा है कि ये सुपर मैसिव ब्लैक होल गैलेक्सीज के सेंटर में ही क्यों मौजूद है। और इनका मैथ जो है ये तकरीबन 4 मिलियन सन्स के इक्वल है जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में है। और वैसे भी सुपर मैसिव ब्लैक होल जो हैं, और चूंकि ये हर गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद हैं, और साइंटिस्ट जो हैं वो एक उन्हें क्लू मिल रहा है कि कैसे, क्योंकि ये सुपर मैसिव गैलेक्सी जो ब्लैक होल हैं ये हर गैलेक्सी में मौजूद होने के साथ साथ इनका जो साइज है वो गैलेक्सी से मैच कर रहा है। अगर गैलेक्सी का साइज बड़ा है तो सुपर मैसिव ब्लैक होल का साइज भी बड़ा है, और अगर गैलेक्सी का साइज, छोटी गैलेक्सी हैं तो उनके सेंटर में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है उनका साइज भी कंपैरेटिवली कम है। तो ये एक हमें एक आप ये समझ लें कि एक रिसर्च के लिए हमें एक मिल रहा है एक इंडिकेशन कि हर गैलेक्सी में के सेंटर में सुपरमैसिव है, सुपरमैसिव ब्लैक होल है, और फिर इसका गैलेक्सी के साइज के साथ रिजेम्बलेंस भी है। तो फिर यकीनन जब गैलेक्सी बनी है
और उसके नतीजे में 7 सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है वो भी उस वक्त कहीं बना है। या आप ये समझ लें कि जैसे सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है ये चूंकि गैलेक्सी के साइज के साथ रिजेम्बलेंस है इसकी, तो इसका मतलब यह है कि जब ब्लैक ब्लैक होल बना होगा, उसने 7 स्टार्स को अपनी तरफ, कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। उस अट्रैक्शन के नतीजे में गैलेक्सीज जो हैं वो भी उसी हिसाब से, उसी साइज के हिसाब से बनती रही हैं। तो मतलब ये एक हमें थोड़ी इंडिकेशन थोड़ा मिल रहा है इसमें, कि इशारा मिल रहा है कि कैसे और गैलेक्सीज जो हैं वो उनका सुपर मैसिव ब्लैक होल के साथ क्या ताल्लुक है। तो थोड़ा सा ये यहाँ साइज के हवाले से इशारा ये हमें मिल रहा है। तो स्टूडेंट ये था सारा कुछ ब्लैक होल के बारे में। हाँ, इसकी यही डिटेल हमने इसमें देखनी थी। आप लोगों के माइंड में आप इसको सुनिएगा और इसके बारे में अगर क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा।